अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जीएसटी काउंसिल की हाई प्रोफाइल बैठक और उसमें पेट्रोल और डीजल के मुद्दे को लेकर किस प्रकार से सत्ता पक्ष की सरकारें रही हों या विपक्ष के दूसरे राज्यों की सरकारें, आपस में कितनी एकता है इनकी, इस विषय पर हम आज इनके बारे में खुलासा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, आज राजधानी लखनऊ में पिछले 2 दिनों से और आज उसका समापन है, जीएसटी काउंसिल की 45वीं मीटिंग चल रही, 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग लखनऊ में चल रही थी। हम ये उम्मीद कर रहे थे और जैसी कि चर्चा थी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यानी पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, नहीं लाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो वामपंथी हो और चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो शिवसेना की सरकार हो, चाहे वो एनसीपी हो सरकार में, सबने मिलकर सामूहिक विरोध किया कि यह प्रस्ताव ही जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में न रखा जाए कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। प्रस्ताव तक ही नहीं आने दिया, चर्चा की बात तो बहुत दूर की है। खुलेआम विरोध किया गया कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल न लाया जाए। विरोध का पहला झंडा किसने उठाया? उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जो होस्ट कर रहे थे मीटिंग लखनऊ में। सुरेश खन्ना जो सीनियर मिनिस्टर हैं, वित्त विभाग जिनके नियंत्रण में है उत्तर प्रदेश का, उन्होंने मीटिंग के पहले ही खुला विरोध कर दिया कि उत्तर प्रदेश नहीं चाहता कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आए। नो। जब उत्तर प्रदेश ने यह रुख किया, फौरन महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़ तक ने विरोध कर दिया। और इनकी एकता देखिए कि इन्होंने यह इंश्योर किया कि ताज होटल के क्रिस्टल रूम में चल रही जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में यह मुद्दा ही ना पहुंचने पाए। इंश्योर किया इन लोगों ने। यानी ये सब चाहते हैं कि आपसे 110 रुपया पेट्रोल वसूला जाए और 100 रुपया डीजल का वसूला जाए। ये चाहते हैं। ये तो बेनकाब हो जाने वाली बात है। अगर ये जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल लाते हैं बहनों भाइयों, यही पेट्रोल डीजल आपको 70 रुपए 60 रुपए में मिलेगा। हो सकता है और भी कम पे मिले आपको, मैं एक अनुमान बता रहा हूं। लेकिन चूंकि ये नहीं चाहते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। और केंद्र को तो फायदे ही फायदे हैं। सबसे ज्यादा टैक्स तो केंद्र सरकार को मिल रहा है। वो तो इनकरेज करते हैं इस तरह के विरोध को कि और विरोध करो और विरोध करो, ताकि ये मुद्दा ही ना उठने पाए। और अफसोस की बात, हम सब ये कल से उम्मीद कर रहे थे कि इस पर बैठक जरूर होगी और मेरे उत्तर प्रदेश के बहनों भाइयों को और पूरे देश के लोगों को पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से कुछ राहत मिलेगी। आपको कोई राहत नहीं मिलने वाली। आपको राहत देने के नाम पर ये सब एक हो जाते हैं कि आपको राहत न मिले। अपने को राहत लेनी होती है तो ये ध्वनिमत से पारित कर देते हैं। चाहे वेतन भत्ता हो, चाहे फ्री की सुविधाएं हो, चाहे गाड़ी घोड़ा हो और चाहे पार्क्स हो अपने भत्ते, यह ध्वनिमत से पास होता है। ध्वनिमत मतलब सबने पास कर दिया। लेकिन जहां आपको राहत देने की बात है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, वामपंथी हो, कोई पंथी हो, सब एक हो जाते हैं। तब कोई दक्षिण पंथ नहीं होता, तब कोई वाम पंथ नहीं होता, तब कोई कांग्रेस की विचारधारा नहीं होती। तब एक विचारधारा होती है, जनता को किस तरह से निचोड़ो। वरना कोई कारण नहीं था कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने बैठक में जाने से पहले छाती ठोक कर कहा कि हम विरोध करते हैं इसका। कम से कम उन्होंने खुलकर कहा तो। मैं तो यही अप्रिशिएट करता हूं कि विरोध करो तो खुल के करो। किया उन्होंने, कहा नहीं छोड़ेंगे वैट, उत्तर प्रदेश में वैट वसूलेंगे और इसको जीएसटी में नहीं जाने देंगे। अब भाई मेजबान अगर ये कह रहा है तो बाकी राज्य तो उसको फॉलो ही करेगा। और केंद्र को तो ये सूट करता है। केंद्र कभी नहीं चाहेगा कि ये सब जीएसटी के दायरे में आए ताकि वो जो टैक्सेस वसूल रहे हैं उनका खजाना खाली हो। ये इनकी मिली भगत है। अन्यथा कोई कारण नहीं था कि आज इस विषय पर चर्चा नहीं होती। मेटल के आइटम पर पहले 5% टैक्स लगता था, अब मेटल पर 18% टैक्स लगेगा।
अब आपको जो सामान मेटल का लेंगे महंगा मिलेगा। 13% तो टैक्स भरी है उसमें अतिरिक्त, 5% से उठा के 18% कर दिया गया है। आयरन, मैगजीन, इन सब पर बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल डीजल पर तो कोई चर्चा तक करने को तैयार नहीं। जिंक पर जीएसटी का रेट बढ़ा दिया गया। अभी फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस आनी बाकी है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मसला कुछ दिलचस्प है और हमें यह समझना भी पड़ेगा और जानना भी पड़ेगा कि आखिर टैक्स वसूलने के मामले में ये सब एक कैसे हो जाते हैं। बाकी मामलों में तो आपस में बड़ा मारपीट किए रहते हैं। अब्बा जान, फूफा जान, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। तो फिर इस मसले पर चर्चा क्यों नहीं? मैंने सुना है कि तो चर्चा है कि निर्मला सीतारमण थोड़ी देर बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो हम आपको ज़रूर सुनाने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कुछ कहेंगी। अभी डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ अमित पुरी हैं भारतीय जनता पार्टी से, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से, संजय गुप्ता आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से, अजय बंसल पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, आकाश जिंदल बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री और वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। अमित पुरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ और आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाए जाने की व्यवस्था का विरोध का झंडा क्यों उठाया? ठीक, मैं इस प्रश्न को यूं उत्तरित करता हूं। मैं नहीं जानता किसने पहले और किसने बाद में कहा, लेकिन मैं सेलेक्टिव नहीं हो सकता और मैं जानता हूं कि आप भी सेलेक्टिव आर्ग्यूमेंट नहीं करते। पंजाब के वित्त मंत्री श्री मनप्रीत बादल, केरला के वित्त मंत्री श्री के.एन. राजगोपालन, महाराष्ट्र के वित्त मैंने मंत्री सबका गिना दिया, मैं सिर्फ आपसे उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ रहा हूं। उड़ीसा और आप किसी की आड़ में छिपो मत, अपना बताओ। किसी की आड़ में नहीं छुप रहे, लेकिन मैं आपको एक तथ्य के साथ बता रहा हूं। मैं बता चुका हूं तथ्य जनता को। आ जाइए कि आप सब एक हैं ना, ठीक है, आप कह सकते हैं, ये आपका अपना। केरला जिसका जीएसटी 31% बढ़ा, पंजाब जिसका जीएसटी कलेक्शन 24% बढ़ा, महाराष्ट्र जिसका जीएसटी कलेक्शन 31% बढ़ा और यूपी का जीएसटी कलेक्शन मात्र 17% बढ़ा। हमने तथ्यों को कहा है और जीएसटी एक फेडरल बॉडी है, उसमें मीटिंग के पहले क्या कहा गया यह मुद्दा नहीं है। मीटिंग के अंदर क्या इश्यूज डिलीबरेट हुए, तो आप लोगों ने आने नहीं दिया ना। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब आएगी तब वीटो लगाया आप लोगों ने, वरना कोई कारण नहीं था कि आपके वित्त मंत्री बैठक शुरू होने के पहले मीडिया में ऐलान करते घूम रहे हैं कि हम जीएसटी में आने नहीं देंगे। इसका मतलब आप जनता को सस्ता डीजल पेट्रोल देने ही नहीं देना चाहते। बिल्कुल देना चाहते हैं, लेकिन एस्टैब्लिश हो गई बात। लेकिन एक मैकेनिज्म होगा, आप कभी ये बात नहीं कह सकते क्योंकि एक फेडरल स्ट्रक्चर किसी तरीके से काम करेगा। व्हाट डू यू मीन बाय फेडरल स्ट्रक्चर? मेरे प्रदेश के 24 करोड़ भाई बहनों को, मेरे किसानों को, मेरे बेरोजगार लोगों को आप महंगा डीजल पेट्रोल देते हैं और मैं सवाल भी ना पूछूं आपसे? बिल्कुल सवाल पूछे। क्यों आप चाहते हैं कि जीएसटी के दायरे में ना आए? आपके सवाल पूछने पे ऐतराज नहीं है, लेकिन प्रक्रिया एक तरीके के डिस्कशन से होकर के गुजरेगी, मैं उसकी चर्चा जी। इसलिए सेलेक्टिव होकर के खाली सुरेश खन्ना ने सीने की डंके की चोट पे कह दिया ये मत कहिए। और भी मित्र हैं जिन्होंने अपनी राय रखी। सॉरी जी जी बोले आप। तो आप क्यों ऐसा चाहते हैं? इसलिए हम चाहते हैं कि अभी जब तक कि जीएसटी के जो रेवेन्यू कलेक्शंस है। अच्छा, मैं ऐसा नहीं कर रहा। निर्मला सीतारमण कुछ बोल रही है, मैं चाहता हूं सुनने आप। अरे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपकी तो जान बची। अरे बिल्कुल नहीं, आप रोकिए। निर्मला जी को input cost and capital goods, even there the rate is about 18%. Here too, correction of inversion would help the industry, but we've not decided on a date on that. Am I right? Yes, we've not decided on a date. All kinds of pens. The GST rate on pen parts is 18%. Pen as kalam. While certain kinds of pens attract GST of 12%. So inversion happens. This is being corrected by making rates uniform for all pens, their parts to 18%. Correction will eliminate the requirement of businesses to seek refunds. So correction is happening for pens. Specified renewable energy devices. Presently they attract a rate of 5% GST. However, all their inputs
like metals, plastics, chemicals, and so on, attract GST at the rate of 18%. Further, input services and capital goods also attract GST at 18% for these items. Hence, there is an inverted rate structure which requires such manufacturers to claim refund of accumulated ITCs and input tax. So, ITC of input services and capital goods get embedded. तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो-लुआब ये है कि बहुत कोई बड़े मेजर डिसीजंस नहीं हुए हैं, कुछ चीज़ों पर टैक्सेस इन्होंने बढ़ाए हैं। मुख्य मसला जो जनता को राहत देने का था उस पर कुछ काम नहीं हुआ है। सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और कांग्रेस ने भी बढ़ चढ़कर विरोध किया। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने भी विरोध किया, महाराष्ट्र में भी ये पावर शेयर करते हैं, वहाँ भी इन्होंने विरोध किया, पंजाब ने भी विरोध किया। सुरेंद्र जी, आपकी पार्टी भी बेनकाब हो गई, क्योंकि आप भी पहले ये छाती ठोक कर कहते थे कि अगर जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो हम सहमत हैं, लेकिन आज जब करने की बारी आई तो विरोध के झंडे उठाने वालों में आप भी थे। मुझे उम्मीद है ब्रजेश भाई, मुझे थोड़ा सा समय अनइंटरप्टेड देंगे आप। मैं आपको दो तीन तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं, उसके बाद जो फैसला आपका वो हमारा फैसला। हमने केंद्र सरकार में 3 रुपए पर लीटर डीजल पर एक्साइज लगाते थे और 10 रुपए पर लीटर पेट्रोल पर एक्साइज लगाते थे। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो 3 रुपए का डीजल एक्साइज उन्होंने 32 रुपए का डीजल एक्साइज कर दिया, यानी 29 रुपए पर लीटर की वृद्धि की बगैर किसी लाग लपेट के। और 10 रुपए के पेट्रोल पर उन्होंने 33 रुपए, 10 रुपए जो हम कल लगाते थे एक्साइज ड्यूटी, उन्होंने 33 रुपए कर दी, यानी 23 रुपए पर लीटर की वृद्धि की, जो केंद्र सरकार के खाते में जाता है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 26% से 34% तक लगभग वैट लगता है अगर राज्य सरकारों की बात करेंगे, और वो वैट 18% आ सकता है। तो 70 रुपए तो खाली वैट से नहीं आएगा, वैट से मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका पैसा घटेगा तो 5 रुपए या 7 रुपए, लेकिन वो पैसा संपूर्ण जीएसटी में लाने की बात कर रहा हूं। अरे मेरी पहले बात तो सुन लीजिए सर, मैं आप ही की बात कह रहा हूं। संपूर्ण जीएसटी में बिल्कुल नहीं, जब तक आप एक्साइज ड्यूटी का कंपोनेंट 29 रुपए और 23 रुपए कम नहीं करेंगे, 23 रुपए 29 रुपए आप समझिए, तो पेट्रोल पे अगर हम पहले केंद्र सरकार कि जीएसटी के दायरे में आने का कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है? नहीं चल पाएगा। नहीं, आज आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आपने विरोध क्यों किया। पहले मैं पूरा बताऊंगा, बिल्कुल और पूरी तरीके से बताऊंगा। नहीं बताऊंगा तो आप मुझसे दोबारा वो कीजिएगा, और जो आप सजा देंगे मैं मान लूंगा। मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि केंद्र सरकार ने 23 रुपए और 29 रुपए फर्जी बढ़ाए, लूट के केंद्र सरकार ने, और अगर वो घटा लेती है तो सच बात यह है कि फिर जीएसटी पे जितना भी आप घटा लीजिएगा, संपूर्ण जीएसटी पे आएगी तो मैक्सिमम 5 से 7 रुपए पर लीटर का फर्क पड़ेगा। और जीएसटी काउंसिल में अगर इसको लाते हैं तो राज्य सरकारों के पास सिर्फ आबकारी बची है और पेट्रोल बचा है उनके टैक्सेशन के लिए, और कुछ नहीं है उनके पास। केंद्र सरकार तो भूखे और नंगों की तरीके से सारा जीएसटी का पैसा ऑलरेडी किसी का उत्तर प्रदेश का 6 महीने जीएसटी के दायरे में ना आए पेट्रोल डीजल, राजस्थान का, इस पर बीजेपी और कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म पे है। देखिए, फिर से मैं आपसे बताता हूं कि लूट जो है केंद्र सरकार कर रही है, राज्य सरकारें नहीं कर रही है। केंद्र सरकार की पार्टी बहुत चतुराई से, नरेंद्र मोदी जी, मैं कहता हूं केंद्र वाला भी टैक्स खत्म होगा जब जीएसटी के दायरे में आएगा, भी कर रहे हैं। जब जीएसटी के दायरे में संपूर्ण पेट्रोलियम प्रोडक्ट आएगा तो वो जो केंद्र वसूल रहा है वो भी खत्म होगा। हाँ, नहीं होगा, यही मैं आपसे कह रहा हूं। ये स्पेशल कंपोनेंट एक्साइज, इसको पढ़ लीजिए। इन्होंने वैसे एक्साइज नहीं लगाया, स्पेशल कंपोनेंट एक्साइज लगाया है, और प्लस क्या नाम इन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये भी स्टेक होल्डर है। मैं इनसे भी जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी है दिल्ली में, अगर आप भी चाहते तो आप भी वैट से राहत दे सकते हैं, जीएसटी के दायरे में लाने का प्रस्ताव रख सकते थे, आपने दिलचस्पी क्यों नहीं ली? ब्रिजेश जी, सही बताऊं तो अभी बहुत ज़्यादा डिटेल मुझे मिल नहीं पाई है कि इसमें क्या, किस पार्टी का क्या रुख रहा है। अभी आपका ही प्रस्तावना देखकर मुझे पता चला, लेकिन कुल मिलाकर ये समझ में ज़रूर आ रहा है कि जनता का खून बहुत टेस्टी है और किसी पार्टी को इसका स्वाद खराब नहीं लग रहा है।
तो किसी का खराब भी नहीं, यही खून इनको पसंद है पसंद आ रहा है और इसको और कम नहीं आपको भी पसंद आ रहा है। नहीं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मुझे अभी स्टैंड पता नहीं है, आप भी लोटा भर मैं भर नहीं के कह जनता सकता का हूं, खून पीते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की महंगाई बढ़ने या जनता के ऊपर प्रेशर रहने को आम आदमी पार्टी अपने मूल प्रिंसिपल के हिसाब से सपोर्ट करेगी, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि हम तो राहत के ऊपर इतना ज्यादा बिलीव करते हैं कि कहां कहां पब्लिक का पैसा तो भाई लूट रहा मनीष हो, सिसोदिया को जा रहा चाहिए हो। था कि मीटिंग में खड़े होकर ये कहते कि ये प्रस्ताव लाओ। आपको पता है ये प्रस्ताव तक आने नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि चर्चा की बात तो छोड़ प्रस्ताव, दीजिए। मैं आपकी बात सुन रहा था कि प्रस्ताव आने के विरोध में जो राज्य खड़े थे, कम से कम उसमें आम आदमी पार्टी नहीं है। मुझे तो इस बात से ही बहुत सुकून मिला कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक का खून हमें भी टेस्टी लगने लग गया हो। नहीं तो मैं जब आप मैं तो अपनी पार्टी चर्चा की ही तरफ नहीं से हुई कह तो रहा आपका हूं। पक्ष ही नहीं पता चला कि तो आप चाहते क्या हैं। ये जो पूरी एक लॉबी बना के रखी हुई है, सारे के सारी पक्ष विपक्ष विरोधी और समर्थक सारे के सारे, पब्लिक के साथ में कौन खड़ा हुआ है, आज ये बहुत बड़ा सवाल इसके ऊपर तो पार्टियां आप एक्सपोज चाहते हैं हुई कि हैं जीएसटी के दायरे में लाया जाए किसी भी पेट्रोलियम तरह से। प्रोडक्ट? सर ये तो जलेबी है, एक प्रोसेस की जलेबी बनाई है, इधर से देनी है राहत या उधर से देनी है। आप अगर मुझे रियत बताओ, यस और नो? बिल्कुल होना चाहिए। अगर नियत साफ है, पब्लिक को राहत देनी है, तो आप 1 मिनट में नरेंद्र मोदी जी पलकें झपका ओके, दें, अगले डॉक्टर दिन से आशुतोष पेट्रोल वर्मा, सस्ता समाजवादी हो पार्टी के जाएगा। प्रवक्ता। आशुतोष जी, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाया जाए अथवा ना लाया जाए? ब्रिजेश जी, 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी काउंसिल की फॉर्म हुई थी, तब से माननीय अखिलेश यादव ने इस बात को पहले ही पूर्वाभास करके बताया था कि अगर पेट्रोल को और डीजल को आप जीएसटी के अंदर नहीं लाएंगे और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती रहेगी, तो वो दिन दूर नहीं जब पेट्रोल और डीजल 100 के पार होगा। और आज वो यथार्थ हो गया है कि पेट्रोल और डीजल 100 के पार है मोदी सरकार में, और ये वो सरकार है जो 100 दिन में महंगाई कम कर रही थी। इस देश ने उतना टैक्स दिया है पेट्रोल डीजल ने जितना अमेरिका ने भी नहीं दिया है। और फाइनेंस मिनिस्टर जब अनुराग ठाकुर जी थे स्टेट समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? आप चाहते हैं कि इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए, बाकी हर प्रकार के टैक्स, बिल्कुल जिसका जिक्र सुरेंद्र GST राजपूत के भी कर रहे दायरे हैं, वो सारे टैक्स खत्म आप किए उसके जाएं? बिना ब्रिजेश जी जीएसटी के स्लैब में लाया जाए, साथ में ये भी रखा जाए कि जो स्लैब रखा जाए जीएसटी का वो भी लोअर में रखा जाए। नहीं, मैं तो कहता हूं चलो जीएसटी 28% लगा लो, लेकिन जीएसटी के अलावा कोई टैक्स मत लगाओ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, मैक्सिमम स्लैब लगा लो। चलो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं कहता हूं हम लोगों की मांग ये भी है कि जीएसटी के ऊपर ये मैक्सिमम 28%। मैं कहता हूं आकाश लेकिन जिंदल तो मेरी बात के सरकारें पुराने थोड़ा दिल समर्थक खोले हैं, और इस समय और जो आकाश जिंदल इस हालात बात को खराब शुरू है, से कहते आ रहे हैं उस कि पे इसको और भी जीएसटी कम के कर दायरे में सकते हैं। लाया जाए। पर आज ये सबसे मायूस व्यक्ति होंगे क्योंकि इनके प्रस्ताव को औंधे मुंह गिरा दिया गया। विरोध का झंडा लेके और डंडा लेके 7-8 राज्य खड़े थे। आकाश जिंदल जी, गो हेड। बिल्कुल, आप ब्रिजेश भाई जानते हैं, मैं शुरू से रिक्वेस्ट करता आया हूं और आपसे ये भी पता है कि शुरू से दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी से, जो मेजर नेशनल पार्टी से, मैं पूछता आया हूं आपके प्लेटफॉर्म, तमाम प्लेटफॉर्म पे, कि आपका स्टैंड क्या है। आप खुद इसके साक्षी हैं। मैं बार बार पूछता रहा हूं और बार बार रिक्वेस्ट करता रहा हूं कि इसे जीएसटी में लाया जाए। देखिए, आज सबसे पहले कुछ डेटा रख दूं। 11.39% WPI इन्फ्लेशन, इस लेवल पे महंगाई आज पहुंची हुई है। कोरोना से इकोनॉमी अभी रिकवर करना शुरू की है, यानी लोगों की कमाई अभी पुराने लेवल पे नहीं पहुंची है। जॉबलेसनेस अभी भी है क्योंकि कोरोना से हम रिकवर नहीं कर पाए हैं। एक तरफ लोगों की कमाई कम है, एक तरफ खर्चा बढ़ता जा रहा है। और इस 11.39%, ये अगस्त का डेटा है, पुराना डेटा नहीं है। अगस्त WPI इन्फ्लेशन में मेजर रोल प्ले किया है फ्यूल ने। आम आदमी की हालत देखिए, दूध, सब्जियां सब डीजल की वजह से महंगी होती हैं। अन्नदाता, हमारे किसान भाई की बात हर पार्टी करती है। तो आज मैं, हालांकि मुझे अपडेट अभी से मिला है, आप ही से मिला है ब्रिजेश जी, क्योंकि मैं अभी ट्रैवल कर रहा था जब ये अनाउंसमेंट हो रही थी, बट मैं सभी पॉलिटिकल पार्टियों से हाथ जोड़ के पूछना चाहूंगा, हमें रिलीफ कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? हमें तो जो है, कि आकाश जिंदल जी ये लोग रिलीफ देना चाहते हैं, ये सब एक हैं, और आज मैंने देख लिया इन सबको। मैं उसी पे आ रहा हूं ब्रिजेश जी, कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को कह के देख लिया, बार बार कह के देख लिया, आप सेंट्रल एक्साइज कम कीजिए। स्टेट्स को कह के देख लिया, आप वैट कम कीजिए। एक एग्जांपल सेट कीजिए। कांग्रेस से मेरे पुराने मित्र सुरेंद्र जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमने कांग्रेस को रिक्वेस्ट करके देख लिया कि आप स्टेट्स का वैट कम कीजिए, एग्जांपल सेट कीजिए, तो सेंटर पे हम प्रेशर डाल पाएंगे। दोनों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के विरोध करते ही दूसरा वो कौन राज्य था जो सबसे पहले लाठी लेकर खड़ा हो गया कि इसकी चर्चा ही नहीं होनी चाहिए? उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। तो वही बात आ जाती है कि आज मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारी पॉलिटिकल क्लास
आम आदमी को रिलीफ देना चाहती है कि नहीं, या ये है कि पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरी को एक्यूज करेगी, दूसरी तीसरी को एक्यूज करेगी और पब्लिक बेचारी जो है परेशान होती रहेगी। जी। आज की तारीख में पब्लिक का हाल क्या है? 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल, डीजल इतना हाई, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है, लोगों के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, कमाई लोगों की बढ़ नहीं रही है। ऐसे में जिन स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी इसको जो है विरोध किया, मुझे अभी तक पूरी डिटेल नहीं आई है मेरे पास कौन कौन सी स्टेट मैं गवर्नमेंट 6 का तो नाम दे सकता हूं, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल। इन 6 ने तो ये इंश्योर किया कि प्रस्ताव ही ना आने पाए। और ताज्जुब की बात देखिए, प्रस्ताव मीटिंग के भीतर पहुंचने नहीं दिया इन लोगों ने, चर्चा ही नहीं हुई। देखिए मैं सभी स्टेट गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि अगर प्रस्ताव आप मीटिंग के अंदर नहीं पहुंचने दे रहे तो उससे क्या भला होगा? क्या आपको आपकी जनता का भला नहीं कर रहा है? जीएसटी का रेट, जीएसटी आते ही पेट्रोल, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशनिंदर.in की रिसर्च है, मैं पूरी डेटा दे सकता हूं, 70 रुपए के आसपास हो जाता, डीजल 65 रुपए के आसपास। सारी पार्टियां कहती हैं कि हम जनता को रिलीफ देना चाहती हैं। इकोनॉमिक्स लेके आए हैं, कह रहे हैं नहीं आप गलत बोल रहे हैं, सिर्फ 5 रुपए ही कम होगा। अरे इनके कौन कह रहा है? नहीं मैं आपको डिटेल दे रहा हूं, मैं डिटेल दे रहा हूं, पूरा ब्रेकअप दे रहा हूं आपको। मैं अच्छा, अमित पुरी तो चुप मार के कट लिए, यही लाठी लेके खड़े हैं कांग्रेस वाले। भाई 1 सेकंड सुरेंद्र जी, मैं टाइम दूंगा, 3 रुपए आप प्लीज मुझे थोड़ा वक्त मोहलत दें। 33 रुपए आप एक्साइज ड्यूटी आप बेसब्र मत हो, आकाश, मैं आपका सम्मान करता हूं पर आप बेसब्र ना हो। की 32 रुपए, आप बेसब्र ना हो, मैं टाइम दूंगा। और मुझे पता है आप इरिटेट हैं आज, क्योंकि आज नब्ज पे हाथ चला गया। इरिटेट मत होइए। नहीं, नब्ज पे हमारी हाथ नहीं चला। मैं इस बात को की बिल्कुल सरकार नहीं मानता भाजपा कि की मात्र है, 5 रुपए उसको कम होगा। बचाने का काम ना आज करें। देखिए केंद्र सेंट्रल सरकार एक्साइज की और लुटेरी वैट सरकार को मिलके बचाने मैं 55 संपूर्ण के जीएसटी की आसपास बात है। करता हूं, तो जब 28 उसमें हर टैक्स GST आता आ है। जाएगी तो बहुत कम हो जाएगा। तो 5 रुपए कैसे? पेट्रोल का रेट तो मैं अभी जो है, सुरेंद्र भाई मेरे मित्र हैं, इनके साथ बैठ के कैलकुलेशन करवाता हूं, 70 रुपए के आसपास आ जाएगा। मैं इनका आज की नंबर दे तारीख में दूंगा, आप देख इनको लीजिए। व्हाट्सएप पे डिटेल भेज दो, मैं तो कहता हूं। आज की तारीख में आप देख लीजिए ब्रेंट क्रूड का प्राइस क्या है। कह रहा हूं, Brent एक्साइज crude का price मुझे तो समझ में नहीं आ रहा बताए ना कि आकाश सुरेंद्र जिंदल। राजपूत जी अमित पुरी को क्यों बचाना चाहते हैं। आई डोंट, मतलब मुझे खुद हैरानी हो रही है। हम अमित पुरी को नहीं, नरेंद्र मोदी जी की लुटेरी सरकार को आप बचाना चाहते हो ब्रजेश जी। मैं क्यों बचाऊंगा? मेरा क्या, मैं तो अपने भाइयों के लिए आप सस्ता क्या डीजल करें? पेट्रोल मांगता हूं। आज ब्रजेश मिश्रा बुरे हो गए इनके लिए, क्योंकि आज इनकी सबके चेहरे से नकाब उतर गई। आज ये सब बेनकाब हो गए हैं, आज ये सब बेनकाब हो गए हैं, क्योंकि आपको सस्ता डीजल पेट्रोल ना मिले ये इंश्योर करना चाहते हैं। अजय बंसल, आप 1 मिनट मुझे टाइम दीजिएगा, कुछ और लोगों को भी बोलने देंगे। हाँ, वो तो टैक्स मेरी पॉकेट में आ रहा है ना। ओके, अजय बंसल जी, मैंने बड़ी सर उम्मीद की थी बंसल साहब कि आज कुछ राहत मिलेगी बड़ी, और ये उम्मीद की थी कि कुछ पेट्रोल डीजल को लेकर कुछ तो इनिशिएटिव लिए जाएंगे। पर अफसोस की बात कि अब से थोड़ी देर पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि इस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हुई, और इस पर ये सब एक हैं जो अब मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आपकी ये चर्चा होना ना होना, ये आपका विषय जो है, मेरे ख्याल से आपको इंटरनली आपको ये पता होना चाहिए कि ये जीएसटी एजेंडा में ही नहीं था। ये पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाना है नहीं लाना, एजेंडा में ही नहीं था। एक केरला हाई कोर्ट में, मैं आपके जितने पैनल हैं उनको बता दूं, केरला हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट PIL एक फाइल हुई थी, जिसमें कि केरला हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो जीएसटी काउंसिल है इसमें इसको प्रिपेयर कर इसको मुद्दे को डिस्कस किया जाए, ताकि लोगों को एक जो है जीएसटी में 1 नेशन 1 रेट के तहत एक वो पेट्रोल डीजल मिल सके जी। तो उसके आधार पर एक रिक्वेस्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जीएसटी काउंसिल को गई, जिसमें कि उन्होंने इसको सिर्फ आज की मीटिंग के लिए करे ना करे का एक प्रस्ताव था, इसको एजेंडा में लाया ना जाए। तो इसके ऊपर इतना बड़ी डिबेट का मेरे को लगता है अभी टाइम नहीं है, क्योंकि जो जीएसटी काउंसिल में आना ही नहीं आना, उसमें पहले प्रॉपर्टी एजेंडा में अगर हम लोग अभी से इन पर दबाव नहीं बनाएंगे तो हमारे और आपके गरीब बहनों भाइयों को सस्ता डीजल पेट्रोल कैसे मिलेगा? अभी आपको मैं दबाव का, देखिए, जो सबसे बड़े सफरर हैं आम पब्लिक के बाद, वो हम पेट्रोल पंप वाले हैं। आप ये सोचिए, जो हमें मार्जिन मिलता है वो फिक्स मार्जिन मिलता है। जब पेट्रोल डीजल 70 रुपये था तब भी मुझे 2 रुपये पेट्रोल डीजल पे मिलता था, और आज जो वो लीजिए 100, 105, 110 रुपये लीटर है, तब भी मेरे को उतना मिल रहा है। लेकिन मेरा हो क्या रहा है, नुकसान क्या हो रहा है कि जैसा कि आप जानते हैं पेट्रोल डीजल उड़ जाता है, ये इवेपोरेट होता था,
जो मान लीजिए मेरा 1000 लीटर महीने में अगर जो इवापोरेट होता था वो पहले 70,000 रुपये की कॉस्ट थी, आज वो 1 लाख रुपए कॉस्ट हो गई। तो मेरे को इनडायरेक्टली उसका इतना बड़ा जो है वो देखिए, नुकसान मैं तो उठाना आपके पड़ रहा है। हक में भी हूँ इस कि बात आपको के प्रति लिए लीटर कमीशन दूसरी- मिलना चाहिए, फिक्स्ड कमीशन की प्रक्रिया खत्म होनी चाहिए। नहीं, मैं कमीशन, मैं क्योंकि कमीशन का विषय नहीं है ना, मैं कमीशन की बात करूंगा। जीएसटी की बात जो है, हम लोगों का आज से करीबन 15-16 साल पहले हमने एक एजिटेशन शुरू किया था कि हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक वन नेशन वन रेट के तहत हमारी जो है सारे पेट्रोल पंप की पेट्रोलों की जो है वो पेट्रोल डीजल की प्राइस होने चाहिए। और इसके लिए हमने एक मुहिम छेड़ी हमारे जितने भी स्टेट के प्रेसिडेंट एसोसिएशंस के भाई हम लोग जाके चीफ मिनिस्टर से मिलें। और इसका एक ही जरिया आखिर में बना कि इसको जब तक जीएसटी में नहीं लाया जाएगा तब तक देश में पेट्रोल डीजल के दाम एक नहीं हो सकते। करेक्ट। और जीएसटी में 28% पर लाना, 28% पर लाना ये नामुमकिन है। कोई भी सरकार इसको 28% पर लाने की हिम्मत नहीं कर सकती। मैं वर्ड हिम्मत इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने ये बात सबसे पहले, मैं एज ए प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट, मैंने सब चीफ मिनिस्टर से मिलना शुरू किया। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से बात की। हमने एनसीआर में शुरू किया कि एनसीआर से कम आप पायलट प्रोजेक्ट की तरह वन नेशन वन रेट कर दीजिए। क्योंकि हमारा नुकसान क्या होता है, अगर जो एक स्टेट जो कि यूपी, हरियाणा, पंजाब, ये सारे आपस में मिलते जुलते स्टेट्स हैं, 3-3, 4-4 रुपये का प्रति लीटर का फर्क है। तो इसका इतना भारी फर्क पड़ता है हमारे ट्रेड पर। और एक आम आदमी को ये मालूम नहीं है, जो भाड़ा लगाता है वो दूसरी स्टेट में जो जा रहा है उसके भाड़े का दाम जो है वो उस पर तय करता है कि दाम वहाँ पेट्रोल डीजल का क्या है। तो इसीलिए ये एक बड़ी अजीब सी अगर जो महंगाई को कंट्रोल करना है उसके लिए भी आपको वन नेशन वन रेट पे हमें रहना चाहिए। इसके लिए जो हम एक चीफ मिनिस्टर की, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। मैं चीफ मिनिस्टर साहब के पास बैठा था तो मैंने कहा साहब, हम सब लोग आपसे विनती करना चाहते हैं कि वन नेशन वन रेट के तहत जीएसटी में इसको लेके आइए। तो कहते हमें, उन्होंने फिर कैलकुलेशन बताया कि हमें इसमें रेवेन्यू का इतना लॉस होगा, कुछ तो रेवेन्यू हमें क्या सेंट्रल गवर्नमेंट देगी लेकिन वो दे नहीं पाएगी, तो हमें मजबूरन फिर इस पर सेस लगाना पड़ जाएगा। मान लीजिए जीएसटी में भी आ गया, हमारे इतने खर्चे हैं कि काफ़ी हद तक हमारा 30 to 40% का जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन है ये लीकर और इससे आता है, पेट्रोल प्रोडक्ट से आता है, वैट्स के थ्रू। तो इसलिए मैं सेस लगा दूंगा। मैंने कहा साहब, अगर जीएसटी में भी आ गया और उसके ऊपर आपने सेस लगा दिया क्या फायदा, तो फिर वो रेट के डिफरेंस हो जाएगा, फिर हम मर जाएंगे। क्या फायदा? तो फायदा क्या रहेगा उसका? करेक्ट। तो तो आप भी इस बात से सहमत हैं कि रेट न बढ़े, ये सब एक हैं? जी, जीएसटी जो देखिए, ये देखिए, ये एक इसलिए हैं, ये होना पड़ेगा। मैंने एक दिन आप जैसे जो इतने आप बढ़िया डिबेट कर रहे हैं, मैंने कहा था उस टाइम पे बहुत बड़े पैनल पे। अरे आप कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत मानने को कहाँ तैयार हैं? आप तो अमित पुरी की तरफ से लड़ रहे हैं मुझसे। वो नहीं, सुरेंद्र राजपूत जी को मैं नहीं पहचानता, लेकिन मैं उस वक्त पे आज कांग्रेस का प्रवक्ता इसलिए हमसे नाराज है कि आप तुम बीजेपी वाले क्यों बचा रहे हो? नहीं, आप तो सोचिए, मतलब इतनी एकता है इनमें। आप की बात करते हो। मैं जी एक सेकंड एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी लड़ाई जो है वन नेशन वन रेट। संजय गुप्ता जी, आज तो आप लोगों ने भी बहुत उम्मीद की रही होगी कि कुछ मेजर डिसीजन होंगे। भाई, लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होस्ट हो रही है। हम लोग ये समझ रहे थे कि कुछ बड़ी इमदादें मिलेंगी, कुछ बड़े अनाउंसमेंट होंगे, लेकिन पेट्रोल डीजल पर तो ये सब एक हैं। आज तो चेहरे से नकाब जिसको लेके भाई लोग भड़के हैं। आज पूरे देश की जनता को बहुत निराशा हुई। पूरे देश के सभी मीडिया जगत के माध्यम से हम लोगों को ये जानकारी मिल रही थी कि इस बार जीएसटी और में डीजल और पेट्रोल की बात की जाएगी, लेकिन जैसा अभी आपने देखा और बताया सभी लोगों ने, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। और हकीकत में भारत में जीएसटी लगते ही अपनी मूल अवधारणा को खो चुकी है, क्योंकि ये राज्य और केंद्र के झगड़ों में फंस गई है। इसमें जनता का तो कहीं कोई भले की बात हो ही नहीं रही है। जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट था, वन नेशन वन टैक्स, वैट तो तुरंत ही खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन आपसे टैक्स वसूलना है तो सब ठीक है जी, है ना, और देना है कोई चीज जनता के लिए ठीक करनी है तो तमाम नियम कानून है। तो ऐसे में पूरी जनता को बहुत निराशा हुई। हम लोग ये मानकर चल रहे थे कि यूपी का बड़ा चुनाव है और दिल्ली का जो रास्ता है यूपी से ही जाता है। यूपी में जानबूझकर इन्होंने बैठक रखी है कि कुछ बड़ी घोषणा करेंगे, लेकिन आज बहुत निराशा हुई। पूरे देश की जनता आज निराश हुई। ऑलराइट, बीरेन जी भी आ गए हैं डिबेट में। भाई बीरेन जी, हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बैठक हो रही है लखनऊ में, तो कुछ बड़े डिसीजंस होंगे, स्पेशली पेट्रोल और डीजल पे जिसका जिक्र अजय जी कर रहे थे कि एटलीस्ट चर्चा तो होगी, लेकिन चर्चा तक भी भाई लोगों ने नहीं होने दी। देखिए, तेल के दामों पर तो सरकार ने कोई चर्चा नहीं की,
लेकिन ये जो स्विगी और जोमेटो से लोग खाना मंगा रहे थे, अब इनको रेस्टोरेंट की तरह ही टैक्स देना होगा। यानी कि अब इनसे आप खाना मंगाएंगे तो ये और महंगा पड़ेगा। मतलब गरीब आदमी अब खाना मंगाएगा तो और महंगा। हाँ, जिसको कोरोना काल में या जो लोग बुजुर्ग हैं जो खाना घरों पे मंगा के खाना चाहते हैं, अब उनके लिए उनको और पैसा खर्च करना पड़ेगा। आज तो ये फैसला हुआ। अब बात आती है पेट्रोल और डीजल की। मेटल भी इन्होंने कुछ महंगे किए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का सबसे पहला विरोध सवेरे सवेरे उत्तर प्रदेश ने ही किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि हम इसके खिलाफ हैं। जब ये विपक्ष में रहेंगे तो ये इसके पक्ष में रहेंगे, और जब ये सत्ता में रहेंगे तो इसके खिलाफ रहेंगे। ये अजीब सी स्थिति बना दी है इन लोगों ने। लेकिन इस देश की जनता को ये समझना होगा कि अब पेट्रोल डीजल के वाहनों के बजाय उसको इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर शिफ्ट हो जाना चाहिए। सरकारें बेचे चाहे 500 रुपया लीटर बेचे, अगर इस देश का लोग बिजली से चलने वाले वाहनों, बैटरी से चलने वाले वाहनों पर आने लगेंगे तो इनका सारा राजस्व धरा रह जाएगा। वो दिन दूर नहीं है। हो सकता है उस पर भी टैक्स ठोक दें कि चार्जिंग करा रहे हो, लाओ पैसा। हाँ, कुछ ना कुछ तो निकालेंगे। तब सुरेंद्र राजपूत ये कहेंगे कि चार्जर पे पैसा टैक्स लगेगा। क्योंकि देखिए, ये सरकार टैक्स लगाने का तो नया नया तरीका इजाद कर सकती है। जैसे एक उदाहरण दूं आपको जी, कि एक बार एक आदमी अपने मोटरसाइकिल पे 4 आदमी को बैठा के दफ्तर जा रहा था। रास्ते में पुलिस वाले ने रोका तो मोटरसाइकिल वाले ने कहा कि भाई क्या समस्या। पुलिस वाले ने कहा 4 आवश्यकता से अधिक सवारी है, चलान होगा। उसने खुशी खुशी कहा चलान काट दो, क्योंकि अगर चारों लोग अलग अलग वाहन से ऑफिस जाते तो जितना पेट्रोल का खर्चा आता उससे कम में चलान निपट जाएगा। तो लोग तैयार हैं, फिर आप नया टैक्स लाइएगा, लोग खुशी खुशी देंगे। कुल मिलाकर ये है कि आए थे रुपया और डॉलर को बराबर करने, लेकिन अब पेट्रोल और डीजल के दाम को बराबर कर दिया। 100 दिन में बीजेपी की सरकार का ऐलान था कि वो महंगाई कम कर देगी, लेकिन सारे 100 के आंकड़े को उन्होंने पहुंचा दिया। सब छू के 100 का 3 अंकों में पहुंच के खुश हैं। समस्या इस बात की है जी कि 35 रुपया पेट्रोल देने का ऐलान करने वाले बाबा रामदेव भी चुप हैं। उन्होंने भी कहा था कि इस देश में 35 रुपया पेट्रोल मिलना चाहिए। तमाम सारे लोगों ने बात कही थी, पता नहीं क्यों लोग इस पर काम नहीं करते। आज एम्बुलेंस, अस्पतालों की गाड़ियां, बच्चों के स्कूल की गाड़ियां सब पेट्रोल डीजल से चलती हैं और महंगी हो गई, सबका किराया बढ़ गया है। जीवन रक्षक से जुड़ी हुई चीज़ों पर तो कुछ सोचना चाहिए। सब्जी भाजी जो चीज़ें आती हैं ट्रकों से, व्यापार होता है जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाती, सब महंगा हो गया। उसकी सबकी मार आम आदमी पर पड़ रही है। इस जीएसटी काउंसिल में भले वो डिस्कस हो ना हो, लेकिन दाम घटाने से किसने रोका है? उसके लिए तमाम सारी बातें कही जाती हैं कि साहब दाम नहीं घटा सकते क्योंकि उसके बदले में फला चीज़ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं ये लोग जान लें। तो सरकारें और राजनीतिक लोग जनता के साथ इस तरह से खेल खेलते हैं, छलावा करते हैं, धोखा दे रहे हैं। ये अपने आप में आप किस पर विश्वास करेंगे? जो आज विपक्ष में बैठा है वो कल सत्ता में जाएगा, वो भी यही बात करेगा। आज उसके सुर दूसरे हैं। ये कोई किसी को कोई राहत नहीं देंगे। कुल मिलाकर आप इतना जान लीजिए। हाँ, क्योंकि इसमें सभी सम्मिलित है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, वैसे वामपंथी पार्टियां हों। वैसे एक बात ये जान लीजिए, अमित पुरी साहब कहते हैं कि अगर पेट और पेट्रोल अगर एक बार बढ़ जाए तो फिर वापस नहीं आता है, घटता नहीं। ओके, ये पुरी जी कह रहे हैं। हाँ, पुरी साहब का बहुत प्रचलित नारा है। ओके, तो ये इस पर विश्वास भी करते हैं, पेट और पेट्रोल। ओके, हाँ। तो दूसरा ये भी इनका कहना है कि एक तरफ पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए और दूसरे तरफ दारू के, ना आप घूम सकते हैं ना ही झूम सकते हैं, दोनों में समस्या है। ये भी एक लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। और बीजेपी वाले तो सब जानते ही हैं, वो तो कहते भाई जब गाड़ी रखने का औकात नहीं पेट्रोल भराने की तो गाड़ी रखी क्यों? और ये सुरेंद्र राजपूत क्यों खिसियाए हुए हैं?
सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी भी आज शामिल थी, उनके मुख्यमंत्री आए थे, उनके वित्त मंत्री। छत्तीसगढ़ ने वहां पर विरोध किया। अब ये बात, ये सब ठीकरा केंद्र पे फोड़ना चाह रहे हैं। अब ये चाह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल सब केंद्र सीधे घटा दे, इन लोगों का कमीशन अपने आप घट जाएगा। तो भाई ये मीटिंग जो राज्यों के सलाह मशवरे के लिए बनी है, तो अगर एक तरफा निर्णय करे लगे केंद्र, तब भी सवाल खड़ा होगा। सलाह मशवरा तो करना पड़ता है। बहरहाल जी, पेट्रोल ने लोगों की क्या क्या दशा की है आप सुनिएगा। कि अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी हड्डी वहीं टूटी जहां अस्पताल बंद था, और मुझे जिस एम्बुलेंस में डाला उसका पेट्रोल ख़त्म था, और मुझे रिक्शे में इसलिए बैठाया क्योंकि उसका किराया कम था, और मुझे डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित पुरी जी, क्या आप वाकई इस व्यवस्था में यकीन रखते हैं कि पेट और पेट्रोल वाली बात जो वीरेन जी ने बताई? ऐसा है, मैं अपने मित्र की किसी बात को काट करके कहूं तो मैं ये वो उसकी शान में गुस्ताखी होगी। जो बात तुमने तलखी से कही वही बात प्यार से कही होती तो कोई इनकार नहीं, ना तलखी से नहीं कही, प्यार से ही कहा। तो मैं बता दूं, उनकी इसी बात पे मैं एक बात कहता हूं, मैंने ऐसा तो कुछ कहा नहीं। हाँ, लेकिन ये सही है कि हिंदुस्तान की राजनीति में धूल धूप और धुएं से नहीं बचा जा सकता। तो अगर उन्होंने कुछ धुआं फैलाया है तो बाद में देखेंगे, फिलहाल मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे ये है कि आपने इसका खुला विरोध करके जनता के साथ गलत किया है। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हमने जो कुछ कहा सार्वजनिक का, जो छत्तीसगढ़ से चले थे उन्होंने नहीं कहा था। और मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड एक बात कहूंगा तो अभी वैभव महेश्वरी को बड़ी दिक्कत आ जाएगी, लेकिन अभी सुरेन जी बैठे हुए आप पे तोहमत लगा रहे थे। करा दोगे क्या? नहीं, बड़ी तोहमत लगा रहे थे, खुद करे फजीयत दीगर दे नसीहत। उदित राज जी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उदित राज जी ने क्या बयान दिया, पूरा पढ़ के सुना दूं? नहीं, आप क्यों सुरेन जी पे इस नहीं, से बात कर रहे हो? वो जिस तरह वो तो से आपको बचा रहे थे, आप जिस उन पे तरह अटैक कर आप पे गन लगाए हुए थे, मैं कोई किसी को ना आप मेरे कवर फायर क्यों दे रहे हो? मेरा उनका मामला मैं निपट लूंगा उनसे। आप उनसे निपटो ना निपटो ये आप जानो। आप क्यों कवर फायर दे रहे हो? मैं बता रहा हूं, मैं किसी को कवर फायर नहीं दे रहा, मैं तो उदित राज का बयान बता रहा हूं जो सच्चाई है। और एक बात और कह दूं, अपनी सच्चाई बताओ ना कि उत्तर प्रदेश ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाने का खुला विरोध किया। परिस्थिति में कहा कि हम ये आप पर स्टैम्प्ड है। अब हमने कहा स्टैम्प्ड है आप लेकिन पर। ये भी सही है, 1 लाख, ये आप पर स्टैम्प्ड है। 1,13,000 ये आप पर स्टैम्प्ड है। 1,13,000 ये आपके ऊपर स्टैंप लग गया। 1,13,000 करोड़ रुपए का जीएसटी का हमने शेयरिंग राज्यों को अप्रैल 2020 से दी कि नहीं दी? एहसान नहीं किया है, हमारा ही टैक्स हमको लौटाया है, राज्यों का टैक्स लौटाया, आपने कोई एहसान नहीं किया। को लागू करते, हम पीछे बैक ट्रेसिंग नहीं करते। और मनीष सिसोदिया साहब का स्टैंड क्या है आपको बताऊं? 300 यूनिट बिजली फिर स्टैंड है अरे उनका। छोड़िए, जिस पे बात हो रही है उसका तबसरा कीजिए। इस पे क्यों बात करने में क्यों? पेट्रोल और डीजल के ऊपर जीएसटी हटाने के विरोध में थे मनीष सिसोदिया, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। ओके, सुरेंद्र राजपूत जी, आप बताइए। सुरेंद्र राजपूत जी, अगर कांग्रेस शासित राज्यों के हमारे बहनों भाइयों को सस्ता डीजल पेट्रोल मिल सकता था तो आपने इस मीटिंग में उसका विरोध क्यों किया? ब्रजेश भाई, कहते हैं ना कि भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। हमने तो छत्तीसगढ़ में 10 रुपए लीटर पेट्रोल कम किया जब तेल के दाम बढ़े, राजस्थान में 5 रुपए लीटर पेट्रोल कम किया जब तेल के दाम बढ़े, पंजाब में 5 रुपए लीटर पेट्रोल कम किया जब तेल के दाम बढ़े। आप हमको एक राज्य उत्तर प्रदेश सहित भाजपा का बता दीजिए जिन्होंने 1 रुपया कम किया हो। फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि इन्होंने स्पेशल कंपोनेंट एक्साइज ड्यूटी जो लगा रखी है केंद्र सरकार ने, हमने 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार लेती थी हमारे समय में, ये लोग 33 रुपए ले रहे हैं। वो जो 23 रुपए कह रहा 30 रुपए 29 रुपए पर लीटर पर से है। और 2014 के 10 साल, एक सेकंड, नो प्लीज, वन बाय वन। अमित पुरी जी, आप बीच में नहीं बोलेंगे। अमित पुरी जी रुक जाइए। सुरेंद्र राजपूत, ओनली सुरेंद्र राजपूत, ओनली सुरेंद्र राजपूत। राजपूत जी, गो अहेड। मैं 2014 2004 में जब हमने सत्ता छोड़ी है, पुरी जी आप गलत कर रहे हो। गलत नहीं कर रहा। नहीं, हमको बोलने दो, उनको बोलने दो। आप सिर्फ सुरेंद्र राजपूत बोलेंगे, ओनली सुरेंद्र राजपूत, गो अहेड, बोलिए सुरेंद्र जी।
मैं आपको जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि 2014 में जब हमने केंद्र की सरकार छोड़ी, जब हम चुनाव हार गए थे, उस वक्त डीजल पर 3 रुपए 49 पैसे की केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी थी, जिसको बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 32 रुपए कर दिया, जिसका वैट डीजल जीएसटी से कोई मतलब नहीं है। और वो स्पेशल कंपोनेंट के रूप में बढ़ाई है, नॉर्मल बढ़ाई होती तो जीएसटी में आ जाती। वो स्पेशल, और डीजल को जो हम 10 रुपए लेते थे, क्या नाम, एक्साइज ड्यूटी, इन लोगों ने उसको 33 रुपए किया है। 1 सेकंड रुक जाओ ना, उनको अपनी बात रख लेने दीजिए। आज अगर ये 29 रुपए और 23 रुपए कम कर दें, और 25 लाख करोड़ रुपया इन्होंने इन 5 से 7 सालों में जनता का लूटा है। ये लुटेरों की सरकार है नरेंद्र मोदी जी की। वो पैसा कहां है ये नहीं बताते। आज वो पैसे को कम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, ऑयल बॉन्ड लिए थे, ऑयल बॉन्ड्स लिए थे, नेशनल हाईवे और जो मैं 1 आपको किलोमीटर बता बनाते देता थे, हूं कि आज जो ये 32 ऑयल किलोमीटर बाउंड उसकी नेशनल हाईवे करते बन रहा हैं, है। शुद्ध थेथराई कहां करते गया? हैं, एक झूठ 32 बोलते किलोमीटर हैं, के नेशनल छल हाईवे करते कहां हैं, गए? कपट वो जो करते ऑयल हैं। बॉन्ड्स जारी आज किए थे, तक ऑयल बाउंड नटवर सिंह वाले ऑयल बॉन्ड्स याद है, मात्र और नटवर सिंह वाले ऑयल बॉन्ड्स याद है। 2,346 करोड़ रुपया दिया है, 25 लाख रियलाइज करोड़ मत रुपए करो लूटे इशू को, हैं। All right. 25 लाख करोड़ वैभव महेश्वरी को स्क्रीन पे लाया गया। थैंक यू, आप लाख दोनों का करोड़ शुक्रिया। के लुटेरे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नो नो, मैं डिबेट को गलत दिशा में नहीं जाने दूंगा वैभव महेश्वरी। ऑयल बाउंड का अभी आपने अजय बंसल की बात सुनी, वो 2,346 पेट्रोलियम डीलर्स करोड़ एसोसिएशन के रुपया दिया है नेशनल इन्होंने। प्रेसिडेंट हैं। 25 आपकी लाख पार्टी के करोड़ के मुख्यमंत्री से वो लुटेरे दिल्ली में मिले, और उनका जवाब क्या था आपने सुना? मुझे हैरानी है कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं। ब्रिजेश जी, मैंने बहुत अच्छी तरह से उनकी बात सुनी, और उन्हीं के पूरी बात में आपको इसका जवाब भी मिलेगा। उनका कहना है दिल्ली जो है, कोई भी राज्य जिसकी 3-4 बाउंड्री है, वहाँ ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। किसी एक राज्य के दाम बहुत कम कर दो या ज़्यादा कर दो, एक बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। और दूसरी चीज़, ये डीलर एसोसिएशन या पेट्रोल का जो मामला है, इसके जो दाम तय किए जाने, डीलर एसोसिएशन या सरकार की बैठक में नहीं हो सकता। केंद्र की इतनी बड़ी शक्तिशाली सरकार है, नरेंद्र मोदी जी अगर पलक झपका देते हैं तो वो फैसला हो जाता है, देश में ताला लग जाता है। आज एक बहुत बड़ा मौका था कि ये फैसला लिया जाना चाहिए था। आज डीलर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए, कंज्यूमर के हितों को ध्यान में रखते हुए, राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए, अरे भाई, हजारों लोगों की इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, इतना बड़ा प्लानिंग है, आप इतना बड़ा विजन है, इतनी मार्केटिंग करते हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, आपको एक प्लानिंग करके एक नियत के साथ में एक खाका तो कम से कम लोगों के, राज्यों के सामने रखना चाहिए था। राज्यों के ऊपर डिबेट होती है, डिबेट है। कौन सा प्रस्ताव लेगा नोट ऑफ डिसेंट में? भाई मैं कहता हूं, आप आम आदमी पार्टी की सरकार एक ऐसी सरकार आपका काम रोक देती है, एक ऐसी सरकार आपका काम रोक देती है जिसकी आधी शक्तियां आप ही के पास है। ऐसी सरकार से काम करना रुक जाता है। इतनी ज्यादा शक्तिहीन होकर मोदी जी कैसे काम कर रहे हैं? आज वो एक पलक भी झपका देते तो इस देश में तेल के दाम आज ही आधे हो जाते। 28% जीएसटी का मतलब समझते हैं? मैं कह रहा हूं कि आप इतने कमजोर क्यों हैं? आप इतने कमजोर क्यों हैं कि आधी शक्ति वाले अरविंद केजरीवाल के आगे आपकी आवाज नहीं निकल पा रही? आधी शक्ति वाले अरविंद केजरीवाल के आगे आप डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं तय कर पा रहे हैं। इतनी अक्षम सरकार नहीं चाहिए, फैसला लेने वाली सरकार चाहिए। आज दाम क्यों नहीं कम करा पाए? आज मौका था, क्यों नहीं कम करा पाए? क्या मिली भगत है आपकी कांग्रेस की? आप ये तुम तड़ाक मत करिए, अदब से बात करें, एक दूसरे से सम्मान से बात करें। तुम तड़ाक मत करिए, दाम क्यों नहीं कम करा? तुम तड़ाक मत करिए। आज पब्लिक नहीं, आप किसी को अपमानित करने का प्रयास न करें। I said you. अमित जी, कल मैं ये कह रहा हूं, कल के तारीख में दाम कम हो सकते थे। आज आपके पास मौका था, आप इसने मौके को आपने कैसे जाने दिया? इसका जवाब दें। प्रस्ताव लेकर के आज हम प्रस्ताव लेके जाएंगे। आप एक दिल्ली, पूरे देश में एक बिंदी के बराबर दिल्ली के अजय बंसल जी, अजय बंसल जी, आपके पास सर कोई सोल्यूशन है जो आप इन लोग को, हमारे पैनल पे बैठे मेहमानों को बता पाएं? आशुतोष जी आता हूं, अजय बंसल गो अहेड। एक तो मैं ये बता दूं कि मैंने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को रेफर नहीं किया था, जो कि वो कह रहे थे सेस लगा दें। वो एक बीजेपी शासित प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। छोड़ दीजिए सर, जवाब दीजिए पहले कि देखिए, इसका कोई जो भी आप कह रहे हैं कि सोल्यूशन है, वो सिर्फ और सिर्फ जीएसटी में लाने का ही सोल्यूशन है। इसमें कोई भी, या एक ऑयल पूल बना लिया जाए, एक सरकार को ऐसा कर दें कि जब भी क्रूड के दाम बढ़ें तो उसको कंट्रोल करें कि आप इस दाम तक इसको किसी तरह नहीं बढ़ाएंगे। और गिरता भी है दाम क्रूड का, क्योंकि क्रूड का दाम जो है, अभी आप देखेंगे आने वाले टाइम में जैसे विंटर सीजन आएगा तो इसकी डिमांड और बढ़ेगी और क्रूड का दाम बढ़ेगा। अभी आने वाले मतलब के महीने भर में आपके मेरे मुताबिक करीबन 10 या 15 डॉलर का करीबन इसमें अभी और इजाफा होगा, अभी फरवरी तक, जो कि हर रोज, क्योंकि डिमांड यूरोपियन और अमेरिकन
जो कंट्रीज हैं, जितने ठंडे देश हैं, उनकी बॉयलर्स और हीटिंग के सिस्टम के लिए उनको क्रूड की ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है, और जैसे डिमांड सप्लाई के तौर पे दाम बढ़ना तय है। तो अब देखिए हमारा देश करीबन जो है 87% जो है क्रूड इंपोर्ट करता है, और वो 87% क्रूड इंपोर्ट करने का डायरेक्ट इंटरनेशनल प्राइस का असर हमारे दामों पर पड़ता है, और इसके ऊपर टैक्स का बहुत बड़ा जो असर वो और आ जाता है। जो टैक्स है वही बेसिकली हमारा बहुत हैवी है सर, वो तो का जरिया बियरेबल ही नहीं है। शॉर्ट आप सोचिए कि हमें एक बहुत अच्छे विद्वान ने बोला कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़े अगर जो टैक्स कलेक्टर कोई है तो वो पेट्रोल पंप वाला है, जो पेट्रोल की नोजल लेके आपसे पेट्रोल डालता है और आपसे पैसा लेता है। अगर जो आप देखें तो 100 गाली भी आप लोग खाते हो, 40 रुपए पर लीटर, और 40 रुपए आपसे लेकर और सरकार के खजाने में जमा करता है, तो उससे बड़ा कलेक्टर कोई नहीं होता। सब इनकम टैक्स वाला सब फेल है उसके सामने। ये मुद्दा कि इसको हम दाम कम करें, ये हमारे जनता और सभी के लिए हित में है, और उसका एक ही तरीका है कि नया स्लैब बना जाए। देखिए 28% के स्लैब में नहीं आता। हमने ये सजेस्ट किया कि नया स्लैब बना दिया, 40% का बना लीजिए, 45% का बना लीजिए, कम से कम एक आम तौर पे पूरे हिंदुस्तान में एक रेट और एक सिस्टम तो बन जाएगा। मैं सहमत हूं आपकी बात से। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी क्या ये वायदा करती है कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो आप कंसीडर करेंगे, आप जीएसटी की मीटिंग्स में ये प्रस्ताव रखेंगे कि इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए और वैट को खत्म करेंगे? बिल्कुल, और मुझे लगता है ब्रिजेश जी ये एक जनहित फैसला होना चाहिए, और समाजवादी पार्टी इस बात को आपके फोरम के थ्रू वादा करती है कि जीएसटी काउंसिल में जहां जहां उसकी ताकत हो सकेगी वहां स्टेट के जो वैट टैक्स लग रहा है उसको भी कम करने का काम करेगी, क्योंकि जनहित के लिए ये काम है और करने नहीं पड़ेंगे तो सरकारें नहीं चलेंगी। मुझे समझ में नहीं आता है अमित पुरी जो कह रहे हैं, भाई उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू जो है 2021 का 4.25 लाख करोड़ है, आपका खर्चा है 5.25 लाख करोड़, मतलब 1.25 लाख करोड़ के आप नुकसान में चल रहे हो, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का नक्शा दिखा रहे हो और बता रहे हो कि बीजेपी की नीतियों के द्वारा इन्वेस्टर समिट से लाखों करोड़ों निवेश आ रहा है। ये पैसा कहां जा रहा है? ये जा कहां रहा है पैसा आखिर में? आखिर हम 100 रुपए का डीजल पेट्रोल क्यों खरीदें? ये जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पा रही है। बैंक गिरवी रखे जा रहे हैं, एनपीए बढ़ता जा रहा है, लोगों की कमाई घटती जा रही है, और आप इस बारे में आप सत्ता में आएंगे तो आप इसको जीएसटी के दायरे में लाएंगे और वैट खत्म करेंगे, वायदा है आपका? बिल्कुल, मुझे लगता है और वादा है, और ये इसको आकाश जिंदल जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं सर, और आप हमारे दर्शकों को जिंदल साहब बताइए कि अगर जीएसटी के दायरे में आता है तो इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है? एक सेकंड पूरी जी रुक जाइए। नो प्लीज, मैं इंटरप्ट नहीं करने दूंगा सर। जिंदल साहब की बारी है, जिंदल साहब की बारी है। अमित पुरी जी, मैं आप गलत कर रहे हैं। मैंने 45 मिनट वेट किया, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आप जिंदल साहब बोलिए। दिस इज बैड मैनर्स, इंटरप्टिंग समबडी। हाँ, देखिए सिंपल सी बात यह है कि जीएसटी में आता है तो आम आदमी का फायदा होता है। आम आदमी यानी कि हर एक का वोटर, आप में से सारी पार्टीज के वोटर का फायदा होता है। महंगाई कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, और इन्फ्लेशन कम होते ही जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी, डेफिसिट कम हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी एक बीच में एक स्पीकर ने एक बात कही थी कि जी सरकार ये टैक्स कम नहीं कर सकती। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार टैक्स बिल्कुल कम कर सकती है। आप बताएं, मैं आपको कौन सी कंट्री का डेटा दूं? हमसे जो बड़ी 4 इकोनॉमीज हैं, यूएस है, चाइना है, जापान है, जर्मनी है, और हमसे छोटी इकोनॉमीज, सबका डेटा देता हूं। सबके अंदर टैक्सेस हिंदुस्तान से कम है। क्या वो सरकारें डेवलपमेंट नहीं करती? क्या वहां ग्रोथ का काम नहीं होता, या ग्रोथ हमारे जैसी रैपिड नहीं होती? तो बात सिर्फ ये है कि यहां और ऑल्टरनेटिव्स हैं। प्लीज प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज कंप्लीट करने दीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूं। आप बोले, कोई नहीं रोक सकता आपको। जी, देखिए आज की तारीख में सरकार को हमने कई बार ऑल्टरनेटिव तरीके सुझाए हैं कि आप डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा रेज कर सकते हैं, आप ग्लोबल बोरिंग बढ़ा सकते हैं। कोरोना का टाइम है, हम मानते हैं सरकार का खर्चा ज्यादा हुआ है, आप ग्लोबल बोरिंग से पैसा बढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर रिड्यूस किया जा सकता है, एनआरआईज के लिए मसाला बॉन्ड्स लाए जा सकते हैं, उसके थ्रू पैसा रेज किया जा सकता है। तो कई तरह के ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसके थ्रू सरकारें, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी तरीके हैं कि पैसा रेज किया जा सकता है। तो मैं इस चीज को बिल्कुल मानता हूं, और फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का जो भी व्यक्ति इनमें से किसी भी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है, मैं उसके पास फ्री ऑफ कॉस्ट जाके पूरी कैलकुलेशन कराऊंगा। 28% जीएसटी यहां पे किया जा सकता है और यहां पे होना चाहिए।
जी। आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए और उससे जो है सरकारों को भी अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में फायदा मिलेगा। लेकिन आज की तारीख में यह चीज निराशा देती है। मानता हूं कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट का काफी खर्चा हुआ है। मैं हमारे प्रधानमंत्री साहब को सैल्यूट करता हूं कि कोरोना वैक्सीनेशन का एक बहुत मैसिव जो है कार्यक्रम यहां चला है, बहुत वैक्सीनेशन की गई है। दूसरा मानता हूं गरीब भाई बहनों के लिए फ्री अनाज की व्यवस्था की गई है। दोनों पर चीजों ये के लिए प्रधानमंत्री साहब 28% का वाले शुक्र स्लैब को आप चाहते हैं कि ये स्लैब वैसे ही रहे जो बंसल जी बिल्कुल, ने मैं- सजेस्ट किया कि 40% कर लो अगर बढ़ाना ही है तो? नहीं, मेरे हिसाब से 28% रहना चाहिए और उसमें मैं लॉजिक देना चाहता हूं। 28% रहेगा तो उससे क्या है, दाम कम होंगे और 28% से भी आपको उतना रेवेन्यू आ जाएगा। जी। जीएसटी में सेंटर और स्टेट्स की शेयरिंग होती है, स्टेट्स को भी उसका रेवेन्यू मिलेगा और साथ ही साथ शुक्रिया आपका सर। जब- मैं संजय गुप्ता को इनवाइट करता हूं। संजय गुप्ता जी, आज तो लखनऊ में बैठक थी, तो जाहिर सी बात है कि जीएसटी के तमाम मुद्दे आपके संघ के भी होंगे। क्या आप लोगों ने वित्त मंत्री से समय मांगा कि जीएसटी के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, अब मैंने चर्चा सुनी थी कि कोई नया पोर्टल जीएसटी का लॉन्च होगा, हालांकि आज वो हुआ नहीं। देखिए, हम लोगों ने अनेक बार वित्त मंत्री जी को, वाणिज्य मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापनों के माध्यम से अपनी बातें हम लोगों ने लगातार भेजी हैं और हम लोग ये मांग करें। सबसे पहले तो जीएसटी में अब तक 1135 संशोधन हो चुके हैं। कितने? 1135। याद रहते हैं आप लोग को? जी जी। और आम व्यापारी कैसे याद रखेगा? नहीं, कोई नहीं याद, ना व्यापारी समझ पाता है ठीक से, ना सरकार समझ पाती। मेरा CA भी नहीं समझ ये कहने का आशय इसलिए है कि सरकार ने, जीएसटी काउंसिल ने 1135 संशोधन किए, लेकिन व्यापारी को एक संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अनुमति नहीं है। ये बहुत मतलब आप एक भी संशोधन नहीं हम कर एक सकते? संशोधन नहीं कर सकते। और वो 1135 वो की वजह- 1135 और ना सरकार ठीक से समझ पाती है, ना काउंसिल समझ पाती है, ना अधिकारी समझ पा रहे तो हैं। ये चल कैसे रहा है जीएसटी, अगर कोई नहीं समझ रहा जीएसटी, तो? मैंने पहले ही बताया कि जीएसटी भारत में अपनी मूल अवधारणा को खो चुका है। यही किसान और बिल हम कहता है। लोग जीएसटी में उलझ के रह गए हैं। हम लोग सीए के चक्कर लगा रहे हैं और सीए भी ठीक से नहीं समझ पाता है। हम लोग केवल इस रिटर्न को दाखिल करना, उसका दूसरा रिटर्न दाखिल करना, मैच करना। तो ये इन्हीं धंधा सब में कब करते हो फिर, जब आप दिन भर यही सब पूरा करते हो? पूरा पूरा व्यापार प्रभावित है। एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि छोटा व्यापारी तो बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ है। जिसके पास अकाउंटेंट वगैरह रखने की व्यवस्था है वो कुछ हद तक का अपना काम कर पा रहा है, लेकिन उसका भी कमाई का एक हिस्सा जो है इसी संबंध में जा रहा खर्च हो रहा है। है। तो हम लोगों ने पोर्टल लगातार ठीक से काम नहीं करता, पोर्टल की अपनी समस्या रहती है। और आप जीएसटी चाहते हैं नया पोर्टल आए? जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अमित पुरी जी, क्या ऑब्जेक्शन है आपका? ऑब्जेक्शन नहीं, मैं एक चीज शेयर कर रहा हूं अभी ये जस्ट। क्या करें, अपनी जुबान बंद कर ले संजय गुप्ता? एक जस्ट अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से निर्णय आया है ऑल्टरनेटिव फ्यूल के रूप में बायोडीजल कौन यूज करता है? आप ये ऑल्टरनेटिव रेमेडीज है। अल्टरनेटिव और ये आगे की जहां खत्म करना है वो तो कर नहीं रहे, बायोडीजल का लेके चले आए। अरे सुरेंद्र राजपूत जी को बताइए, अपने मित्र को, मुझे क्यों बता रहे हैं? उनको उदित राज जी बताए, मैं क्यों बताऊं भैया, वो खुद ही उदित राज बता चुके हैं। कुछ राहत दे Alright, दीजिए। बहुत हो बहुत नहीं शुक्रिया, सकता। धन्यवाद नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Thank you। बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इन सब लोगों ने संयुक्त रूप से मिलकर तय किया है कि आपकी जेब काट ली जाए, आपसे डीजल और पेट्रोल का असीमित पैसे वसूले जाएं। यहाँ पर ये सब एक है। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। I hate kitchens. I love kitchens. पेश है फेबर एरो स्टेशन, दुनिया की एकमात्र एयर प्योरीफायर और कूलिंग फैन वाली चिमनी। Love cooking. Love the kitchen. एमपी के चुनिंदा गेहूं से बना फॉर्च्यून चक्की फ्रेश